नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एग्जाम पॉइंट में। मैं राहुल वर्मा। दोस्तों, आज जिला उद्यान अधिकारी की द्वितीय क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। और कल की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी उसमें जो सीखा था कि जो कृषि का सामान्य परिचय क्या है, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी क्लास और या इसके अलावा कोई अन्य इन्फॉर्मेशन है तो इसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दोस्तों, कल की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग उस क्लास को देख सकते हैं। और उसके अलावा आप सभी लोगों को किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस समय जो पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं और चैप्टर वाइज ही आप सभी लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बेसिक्स कवर करेंगे। क्योंकि जो लेवल है पेपर का, उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो उसी के आधार पर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से जो कारक हैं जिसके द्वारा फसल का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसमें जो इसको अगर आगे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक। तो अगर हम बात करते हैं आंतरिक कारक की, तो आंतरिक कारक में आनुवांशिक कारक जो आ जाते हैं, जैसे कि अगर कोई भी बीज है तो उसका साइज़ क्या है और बीज की जो क्लियरिटी क्या है, फसल की जो पर फसल अगर ग्रो कराएंगे तो उसकी फसल की लेंथ कितनी होगी और जो उसका वेट कितना होगा सीड का, तो इस तरीके से, या जो फसल है वो कितनी देर में पकेगी। तो जितने भी जो जेनेटिक कारण होते हैं वो सभी आंतरिक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। एक दूसरा कारक है बाह्य कारक। तो बाह्य कारक में अगर हम मेजरली बात करें तो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और पर्यावरण में अगर हम देखें तो पर्यावरण में जो सबसे पहला कारण है वो है जलवायु, और दूसरा कारण है मृदा, तीसरा कारण है जैविक और चौथा है उच्चावाच। और इसी के आधार पर जो अन्य कारक हैं, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और तकनीकी कारक, इन सभी पॉइंट पर हम वन बाई वन चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले हम जो पहला कारक है जलवायु, तो जलवायु की अगर हम बात करें तो फसल उत्पादन में लगभग 50%, अगर 50% की बात करें तो जलवायु के द्वारा उत्पादन में सबसे ज़्यादा 50% जलवायु ही प्रभावित करती है फसल के उत्पादन में। जिसमें अगर हम वर्षा की बात करें, इसके जो कारक हैं, जैसे जलवायु में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, सौर विकिरण, हवा का वेग और वायुमंडलीय गैसें, ये अपने अपने स्थान पर अलग अलग तरीके से फसल के उत्पादन को प्रभावित करती हैं। अगर बात करते हैं वर्षा की, तो जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वर्षा या अगर पानी की बात करें तो इसके बिना जीवन है, चाहे वनस्पतियां हों या जीव जंतु हों, तो इनका जीवन संभव नहीं है। अगर बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा जो है हर एक स्थान पर अलग अलग प्रकार से वर्षाएं होती हैं। कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं वर्षा कम होती है। जिस स्थान पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर अगर हम बात करें, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जैसे कि धान है, जूट है, और इसके अलावा कपास है, धान है, जूट है, कपास है, इस तरीके की फसलों का उत्पादन किया जाता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और वहीं अगर हम देखें दूसरे स्तर से, तो जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर जैसे ज्वार, बाजरा, इस तरीके की फसलों का उत्पादन किया जाता है। और बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं हैं, सिंचाई के स्रोत नहीं हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ की जनसंख्या है वो वर्षा पर आधारित कृषि करती है। तो वहाँ पर अगर टाइमली वर्षा अगर नहीं होती है तो वहाँ पर जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। इसीलिए वर्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फसल के उत्पादन के लिए। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर है तापमान। तापमान की अगर बात करें तो फसल के अंकुरण के लिए, फसल की वृद्धि के लिए, और जो फसल में जो बीज बनते हैं या फूल फल होते हैं उनकी संरचना के लिए तापक्रम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ फसलें होती हैं जिन्हें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कुछ फसलें होती हैं जिन्हें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर तापमान उचित नहीं है
अगर तापमान उचित नहीं है, अगर कम तापमान है तो कम तापमान पर बहुत ज़्यादा फसलें अच्छा उत्पादन नहीं करती हैं, अच्छी ग्रो नहीं करती हैं, और बहुत ही ज़्यादा अधिक तापमान होने पर भी फसलों में नुकसान देखने को मिलता है। तो अगर तापमान की बात करें तो तापमान एक जो लेवल है उस लेवल के आधार पर एक जो रेशियो है उस रेशियो में होना चाहिए जिसमें फसल में अधिकतर अच्छा उत्पादन देखा गया है। तो अगर तापमान की बात करें तो 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच फसलें अच्छी ग्रो करती हैं। जो फसलें जिन्हें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती हैं वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर, और जिन फसलों को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है वो फसलें 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छे से ग्रो करती हैं और अच्छे से उसका उत्पादन देखने को मिलता है। तो तापमान ए पॉइंट हो गया जो फसल के उत्पादन को एक तरीके से प्रभावित करता है। जो अगला कारक है आर्द्रता। अगर हम बात करें आर्द्रता, जिसे सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है, RH जिसे बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता का मतलब होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वातावरण में जो नमी को जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है, और वर्तमान में जो वहाँ पर नमी मौजूद होती है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसे सापेक्ष आर्द्रता के नाम से जाना जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर जिन स्थान पर अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो वहाँ का जो क्षेत्र है जलमग्न क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा? जलमग्न क्षेत्र होगा। वहाँ पर पानी अधिक मात्रा में होगा। लेकिन फसलों के उत्पादन के लिए, फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए जो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो कितना आवश्यक है जिसमें फसलों का उत्पादन अच्छी तरीके से होता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 60 ये प्रतिशत में होता है। 40 से 60% होना आवश्यक है, क्योंकि इस रेशियो के बीच अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्षिक आर्द्रता है, तो जो फसलें हैं अच्छी तरीके से उत्पादन उनका मिलता है, फसलों का उत्पादन अच्छी तरीके से होता है। मगर अगर हॉर्टिकल्चर फसलों की बात करें, जो उद्यान विज्ञान की फसलें हैं जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से 70 तक देखने को मिलती है, 60 से 70 तक बहुत ऐसी फसलें होती हैं हॉर्टिकल्चर की जिसमें 60 से 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने पर भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो मोस्टली सामान्यतः जो फसलों के लिए होनी चाहिए वो 40 से 60% होनी चाहिए। और टेम्परेचर की अगर बात करें तापमान की, तो 15 से 40 डिग्री तापमान जो है बहुत ही आवश्यक है फसलों के लिए। इसके अलावा हम अगला बात करें सौर विकिरण, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम आप सभी लोगों को बता चुके हैं कि ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट का अपना योगदान है फसल के उत्पादन में। तो जैसे सौर विकिरण है, तो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए और पौधों के जीवन के लिए, पौधे अपने जो भोजन है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही बनाते हैं, तो उनके लिए प्रकाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उसी में अगर यहाँ पर एक दो पॉइंट है, फोटो पीरियोडिज्म और फोटोट्रोपिज्म, ये क्या होते हैं? अगर फोटो पीरियोडिज्म ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? तो अगर फोटो पीरियोडिज्म की बात करें तो दिन में जितना भी तापक्रम जितना भी प्रकाश पौधों को मिलता है उसे फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, कि एक दिन में पौधे कितना प्रकाश लेते हैं उसे फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। और होता है फोटोट्रोपिज्म होता है कि पौधे का प्रकाश की ओर, मतलब प्रकाश की ओर वो पौधे जिसे प्रकाश की ओर घूमकर अपना जो भोजन बनाते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने सूरजमुखी देखा होगा, तो सूरजमुखी होता है फोटोट्रोपिज्म, कि जिधर सन जाएगा उधर ही वो अपना जैसे मुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से फोटोट्रोपिज्म होता है। और फोटो पीरियोडिज्म होता है कि मतलब उसे एक दिन में कितना प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रकाश के अगर हम बात करें तो प्रकाश कहीं न कहीं फसल के अंकुरण से लेकर फसल की जब कटाई होती है अंत समय तक प्रकाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो प्रकाश है, प्रकाश में जैसे बहुत सी फसलें होती हैं जिनके जब उन फसलों का फ्लावरिंग टाइम आता है, जब पुष्पन की क्रिया होती है
फ्लावरिंग टाइम आता है तो वहाँ पर कुछ फसलें होती हैं जिन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं आधार पर कुछ फसलों को शॉर्ट डे और लॉन्ग डे, मतलब कम अवधि की और ज़्यादा अवधि की फसलों को के नाम से जाना जाता है। अगर शॉर्ट डे की फसलों की बात करें तो जिन फसलों के पुष्पन के समय जब फ्लावरिंग टाइम होता है तो उस समय जिन फसलों को 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें शॉर्ट डे फसलें कहते हैं, और जिन फसलों को 12 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें लॉन्ग डे फसलें कहते हैं। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिन पर प्रकाश का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो उन्हें दिवस निष्प्रभावी फसलें कहते हैं। तो इस तरीके से जो सौर विकिरण है इसका भी एक अपना रोल है फसल के उत्पादन में, और इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है क्योंकि 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे, बेसिस कवर करते चलेंगे। तो जो मैं आप सभी लोग एक लेक्चर दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ पढ़ने से रटने से सब कुछ क्लियर नहीं होता है, क्योंकि समझने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आगे हम बात करें, अगला पॉइंट है हवा का वेग। जो वायु वेग है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हवा पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है, सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। और हवा का जो वेग है ये इसका भी एक रेशियो होता है। अगर उस रेशियो के बीच में अगर वायु वेग है तो फसलों के लिए सही रहता है, क्योंकि अधिक आप सभी लोगों ने देखा होगा जब हवा ज़्यादा तेज़ चलती है तो फसलें चौपट हो जाती हैं, फसलें गिर जाती हैं और हवा के माध्यम से और नुकसान देखने को मिलते हैं, जैसे कीट पतंगे हैं, रोग हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते रहते हैं। अगर हवा काफ़ी तेज़ है तो मृदा का कटाव भी बहुत ज़्यादा होता रहता है। और इस तरीके से बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो हवा के द्वारा फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अगर हवा की बात करें तो हवा कितनी होनी चाहिए फसलों के उत्पादन के लिए? उचित हवा तो यहाँ पर अगर हम बात करें हवा के वेग की, तो हवा का जो वेग है वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति आवर 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है तो फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, और इस रेंज के भीतर फसलों का प्रोडक्शन है अच्छा देखा गया है। अगर इसके अलावा हम बात करें अगले फैक्टर की, तो अगला कौन सा कारक है? तो है ये वायुमंडलीय गैसें, क्योंकि फसल के उत्पादन के लिए गैसों का भी अधिक महत्व है। और हमारे वायुमंडल में जैसे कि नाइट्रोजन है 78.09% होती है, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाई जाती है, अगर आर्गन की बात करें तो 0.93% होती है, अगर अन्य की बात करें तो 0.02% जो गैसें हैं वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। जो CO2 है, इसके CO2 प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना पौधे अपना जो है भोजन नहीं बना सकते हैं। तो CO2 का भी कहीं ना कहीं अपना जो रोल है पौधों के उत्पादन के लिए, फसल के उत्पादन के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा हो, क्योंकि इसे वातावरण में 0.03% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगर वहीं हम बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी में 0.3% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो मिट्टी में CO2 और नाइट्रोजन और इसका अलग रेशियो होता है ऑक्सीजन का, और जो अगर बात करें वातावरण की तो वातावरण में इसका अलग रेशियो होता है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट हैं जो फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अगर हम अगले कारक की बात करें जो है मृदा, मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की संरचना, मिट्टी में जो मौजूद है नमी की मात्रा, मिट्टी में उपलब्ध जो हवा है, पार्टिकल हैं, और मिट्टी में जो जैविक पदार्थ हैं, और इस तरीके से जितने भी पॉइंट हैं वो कहीं न कहीं फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ये जो फिजिकल कारक हैं, इसके अलावा जैविक कारक हैं। जैविक कारक में जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो फसलों के उत्पादन के लिए एक जो रेशियो है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का हम यूज करते हैं तो फसल के उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से होता है। मगर जब इन्हीं चीज़ों की अधिकता हो जाती है तो कहीं न कहीं जो फसल का उत्पादन है वो भी कम हो जाता है। तो जैविक, आजकल सरकार भी अच्छा खासा ध्यान दे रही है जैविक खेती की ओर, और जैविक आजकल तो जैविक सीड भी आ रहे हैं, और जैविक जो मतलब रासायनिक जो जैविक फर्टिलाइज़र भी आ रहे हैं। इसके अलावा
जो जैविक खेती पर अच्छा खासा ध्यान दे रही है सरकार, और जैविक खेती करने से हमारी जो मिट्टी है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन जैविक खेती करने से जो प्रोडक्शन है उतना जितना रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करने से होता है प्रोडक्शन, उतना प्रोडक्शन शायद ना हो पाए। इसलिए कुछ लोग जैविक खेती पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर जैविक खेती की जाए, जो हमारी मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिस रेशियो में NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिट्टी में डाल दी गई है, जिससे हमारी जो सॉयल है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है। तो इसके लिए अगर जैविक खेती की जाए तो लगातार जब 4 से 5 साल तक, 4 से 5 वर्ष तक अगर हम खेती करेंगे, तब जाके हमारी जो मिट्टी है वो पहले जैसी शुद्ध हो पाएगी। तो 4 से 5 वर्ष तक अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो जैविक जो पदार्थ हैं डालने चाहिए, जिससे हमारी जो मिट्टी है तो वो अच्छी बनी रहेगी, जिससे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। लेकिन कंटिन्यू जैविक की खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जनसंख्या है और प्रोडक्शन अगर कम होगा तो सबका पेट भरना है। तो इस तरीके से जो जैविक खेती पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, लेकिन सरकार जो बढ़ावा दे रही कि जैविक खेती करेंगे जिससे हमारी मिट्टी अच्छी रहेगी और हमारी वनस्पतियां हैं जो अच्छी रहेंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है उच्चावच। उच्चावच में आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे पर्वत है, पठार है, ढलान है, इस तरीके से जो पॉइंट आ जाते हैं। जैसे बहुत सी फसलें होती हैं जो पर्वत पर अच्छी ग्रो करती हैं, उसके अलावा जो फसलें होती हैं जो पठार में ग्रो करती हैं, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जो ढलान पर बोई जाती हैं, ढलान पर खेती की जाती है। तो जैसे ढलान पर खेती की जाती है तो आप सभी लोगों ने देखा होगा सीढ़ी नुमा खेती की जाती है और मेड़बंदी करके खेती की जाती है। तो इस तरीके से इस तरीके से जो खेती है वो की जाती है। तो कहीं ना कहीं उच्चावच का भी फसलों के उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में ये देखा जाता है कि समाज का झुकाव है वो किस तरफ है, कि जो समाज में मनुष्य हैं वो किस फसल को ज़्यादा ग्रो कराने में लगे हुए हैं। जैसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मनुष्य केवल मोनोक्रॉपिंग पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर धान की बुवाई कर रहे हैं तो वहाँ पर धान ही लगाएंगे। जैसे गेहूँ की अगर तरफ झुकाव हो गया समाज का तो वहाँ पर गेहूँ ही ज़्यादा ग्रो कराएंगे। तो इस तरीके से सामाजिक कारक हैं, समाज में देखा जाता है किस तरीके से उनको उनकी जो मांग है, किस तरीके की उनकी ज़रूरत है, और उसके आधार पर जो सामाजिक कारक होता है जो फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है। अगर अगला हम कारक की बात करें, अगला कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फसल के उत्पादन के लिए, क्योंकि इसके बिना तो सब कुछ जीरो ही हो जाता है। क्योंकि ये सब कारक तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप जैसे फसल उत्पादन करना चाहते हैं तो बीज की बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो आर्थिक कारक पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। क्योंकि आप खेत की जुताई करेंगे, यंत्र को अगर रेंट पर लाएंगे, या अगर आप खुद का अपना कोई भी यंत्र खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर आर्थिक स्थिति का जो अच्छा लेवल होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो किसान हैं वो मतलब अपने यंत्र खरीदेंगे। और इसके अलावा जो सीड को ख़रीदना है और पेस्टिसाइड के यूज करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो इन सब के लिए जो आर्थिक स्थिति का होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है फसल के उत्पादन को प्रभावित करने के लिए। अगला कारण है तकनीकी कारक। ये कारण भी बहुत ही ज़्यादा फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी नई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहाँ के जो किसान हैं वो अवेयर नहीं हैं। जब अवेयर नहीं है तो वहाँ पर जो फसल का प्रोडक्शन है वो थोड़ा प्रभावित होता है। जैसे कि अगर फसल को ग्रो करा लिया गया, फसल पक गई, लेकिन वहाँ पर जो तकनीकी जो कारक हैं, जैसे कि वहाँ पर अच्छी जो थ्रेसिंग के लिए मशीनें हैं और जो इस तरीके की वहाँ पर उपलब्धता नहीं है, तो वहाँ पर इसका अलग प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा है। अगर आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप लोगों को जिस पॉइंट पे क्लास चाहिए आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस टॉपिक पर आप सभी लोगों को क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।